अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आप लोगों के मेज़बान फरहाना खान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ऑनर हैं प्राइम हाउसिंग सोसाइटी की, बहावलपुर के रहने वाले हैं, गरीब घराने से ताल्लुक़ है इनका, डॉक्टर जाम असलम। और इनके साथ मौजूद हैं इनके लीगल एडवाइज़र मलिक सैफुर रहमान। आज हम इनसे जानेंगे डॉक्टर जाम असलम साहब से कि इन्होंने जो अपनी हाउसिंग सोसाइटी शुरू की थी, उसके शुरू करने के कुछ ही अरसे के बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज शुरू होना हो गई। इनको काफ़ी सारी कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। उनकी क्या वजूहात बनी और किस हद तक लेके अब कानूनी टीम से रजू करने के बाद जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं किस हद तक ख़त्म हो चुकी हैं या उन पर फर्दर अमल जारी है। सबसे पहले मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। जाम साहब, आप बताइए कि हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रखने के बाद कितने अरसे के बाद आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई और इसके पीछे वजह क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इसमें सूरत हाल ये है कि मैंने 3 साल पहले ये हाउसिंग स्कीम प्राइम सिटी हाउसिंग स्कीम के नाम से एक हाउसिंग स्कीम बनाई, जो कि तकरीबन 17.5 एकड़ प्लस थी। और उसका उसकी करंट लोकेशन बिल्कुल शहर के दरमियान में थी और उसका मेन जो एक मसला था ना, वो ये था कि उसको प्राइम सिटी हाउसिंग स्कीम के अंदर जाने के लिए जो टीएमए या जिसको मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कहते हैं, उसके बाय लॉज के मुताबिक 40 फुट की जो रोड है, वो रास्ता कहीं से उसको नहीं लग रहा था। और उसकी उस प्रॉपर्टी का सेल ना होने की एक मेन रीजन ये भी थी कि वो 40 फुट के बाय लॉज को पूरा करने के लिए लोगों के घर और जो है प्लॉट खरीद करके वहां पहुंचना था, वो करोड़ों रुपए की मालिक। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह देखी, मुझे उस जगह में करंट नजर आया, उसमें वो था, पोटेंशियल था। मैंने फौरी तौर पे फैसला किया। पहले मैंने रास्ते परचेज किए, फिर मैंने वो हाउसिंग स्कीम की जो जमीन है, लैंड है, वो मैंने अराजी मालकान से वो खरीद की। उसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए, जो कि मैंने लोगों के घर और प्लॉट डबल कीमत पे खरीदे, और वो मैं अपने हाउसिंग स्कीम की मेन गेट तक करोड़ों रुपए लगा के वहां तक पहुंचा। उसके बाद मैंने उस पर तरक्याती काम जो है वो मैंने शुरू करा दिए। तरक्याती काम शुरू होने के बाद जो मेन ऑनर थे, वो, ये जो मेन पहले पोर्शन का 86 कनाल का इशू था, 86 कनाल के इशू में जो है मेन 50 कनाल के जो ऑनर थे, उनकी औलाद नूरीना नहीं थी। औलाद नूरीना ना होने की वजह से उनकी एक बेटी थी, वो उन्होंने अपने भाई के बेटे को से उसकी शादी हुई थी। जबकि वो तो उस जब वो अगर वो शादी कायम रहती तो फिर तो वो टोटल मालिक वही रहती। वो बेचारे बदकिस्मती से उनकी जिंदगी में ही वो बेचारी डाइवोर्स लेके वापस वहां जाम चली साहब, गई। जब आपने ये सोसाइटी के लिए ज़मीन ली, तब इन प्रॉब्लम जो आनी थी, आपको पता था कि इस तरह से फैमिली उनका बैकग्राउंड है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जैसे अब आपने बताया कि ज़मीन जैसे ही ली, तो साथ में लोगों के आने-जाने के लिए, आमद-रफ्त के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था। ये सब कुछ आपको पहले से ही पता था? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल मुझे कोई नहीं पता था। फैमिली बैकग्राउंड किसी को कोई पता नहीं होता। असल में होता ये है कि कोई भी है, किसी के साथ भी कोई कारोबार चाहे बड़ा हो या छोटा हो, या जो भी लेन-देन हो, जो उस वक़्त तक कोई पता नहीं होता। वैसे ज़ाहिरी तौर पे तो एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा बड़ा जो है ना, अपना हॉनेस्ट है और ईमानदार है, नेक नीयत है, फला-फला। जब हम उनके साथ चलते हैं ना, तो तब पता चलता है कि बिल्कुल फितना ऐसा उधर। है, बिल्कुल ऐसा है। जी। कुछ अरसा गुज़रने के बाद ही ऐसा बिल्कुल करते हैं। पता चलता है। सैफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लैंड ओनर्स की जानिब से ऐसे मसाइल सामने आते रहते हैं या पहली बार ही हुआ है ये? जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच एंड न्यूज़ वालों का, कि मैं आज एक आया हूँ, और एंकर का और कैमरामैन का सबका थैंक यू सो मच। देखें, बात ये है, जैसे इन्होंने बताया कि ये पिछले 20 से 22 साल से कंटिन्यूअसली कारोबार में प्रॉपर्टी का काम करते चले आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहावलपुर के अंदर शहर में तकरीबन 8 से 9 हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप की हैं, और आज तक कोई भी क्लेम ऐसा नहीं आया किसी टीएमए ऑफिस से, किसी नैब से, एफआईए से, कि ये इसने कोई किसी किस्म की कोई करप्शन की हो, या कोई डेवलपमेंट ठीक से ना किया हो, या कोई रोड्स ठीक से ना बनाए हों। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डेवलप किया, और ये चीज़ इनकी जो ग्रोथ थी और इतनी अच्छी हो गई कि वहाँ कुछ लोग थे शरपसंद, उनको शायद ये पसंद ना आई, या जो भी हुआ। उसके बाद ये लास्ट टाइम ये नवंबर 2019 में एक वहाँ पे वकील साहब हैं, उनसे जायदाद खरीद करते हैं। प्रॉपर्टी लेने के बाद वो अपने भाई का एक मुख्तियार खास दे देते हैं।
मुख्तरे खास देने के बाद उनके वो कुछ अजीज थे वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ। और अगर इसमें ये इनको पता चल जाता इस बात का कि इसमें भी इनकी आपस में फैमिली क्लैश है, तो ये कभी भी ना था, कभी भी ये जमीन ना लेते, रकबा ना लेते। ये इनको उन्होंने एक आके जमाबंदी दिखाई कि जनाब इसमें कोई और मालिक नहीं है, हम सोल ऑनर हैं। जब उन्होंने दिखाया कि हम सोल ऑनर हैं और इतने लोग हैं और अलग अलग हम, और अच्छी बात ये है कि उन्होंने एग्रीमेंट भी अलग अलग किए, चेक्स भी अलग अलग ले, कैश भी अलग अलग करवा चुके हैं। कैश अब जो दूसरे लोग थे वो इस चीज से बड़ी उनको बेताबी थी, परेशानी थी। तो अनफॉर्चुनेटली इनके लिए हार्ड लक ये हुई कि जिस बंदे ने इनके साथ एग्रीमेंट किया वो 2020 में उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तो वो बाकी लोग तो जो परेशान थे वो हरे हरे हो जाते हैं इस बात के, अब हमारी लॉटरी लग गई। अब दरअसल प्रॉब्लम क्या पेश आ रही है उनकी डेथ के बाद, मसला क्या है सोसाइटी शुरू करने के बाद? सोसाइटी शुरू करने के बाद अब मसला ये आ रहा है कि वो मरहूम पेमेंट हाफ ले चुका था, रिमेनिंग हाफ पेमेंट थी। तो ये उनकी वाइफ को जाके हमने पेमेंट तकरीबन 80 लाख से 82 लाख के चेक दिए कि ये आपने अपने मरहूम के कफन दफन मामलात, अगर कोई चीज जरूरियात जिंदगी है, क्योंकि पीछे और आपका कोई बेटा नहीं है, कोई उसका भाई नहीं था, कोई मामलात नहीं थे, तो एक्सपेंसेस ज़ाहिर बातें होते हैं। तो उस हिसाब से पेमेंट जाके तो इन्होंने देखा कि अब ये पेमेंट भी ये उन्हीं को मिल रही है, उनकी बेवा को, और हमें तो कुछ मिलना नहीं है। सबसे पहले उन्होंने जाके कोर्ट लिटिगेशन में, क्योंकि वो खुद वकील थे, कोर्ट में जाके उन्होंने एक फेक जेली एक जो है दावा दायर कर दिया, हुक्म इम्तनाई जारी की और उसी में हर्डल पैदा की। और वो हर्डल सिर्फ इसी बात की कर रहे हैं कि ये पेमेंट किसी तरीके से हमें मिल जाए। फिर उसके बाद हमने उनको कहा भी कि अगर आपको पेमेंट लेनी है तो आप बैठे। पेमेंट उनको क्यों मिले? उनका कोई हिस्सा है जो आप लोगों ने जमीन ली है उसमें? नहीं, कोई उनका हिस्सा नहीं है, और ना ही उनका कोई, ना शरई तरीके से ना कानूनी तरीके से। सिर्फ वो सिर्फ इसीलिए यरगमाल बनाया हुआ है कि वो जो एक बेवा औरत है उनकी मरहूम की, वो सारा हिस्सा ले जाएगी, वो खा जाएगी, वो इस्तेमाल कर लेगी, और ये चाह रहे हैं। अब रिसेंटली एक उनके साथ एक और भी हुआ है मामला। उनका ना ये जो कुछ जो शरपसंद है, इनका एक चचा, वो उसके भी औलाद नहीं है। अब उस चचे से जितनी जमीन थी सारे की सारी जमीन उन्होंने बेच दी, कुछ अपने नाम करवा ली। वो उनकी ख्वाहिश है जैसे वो हम लोग लेके हड़प चुके हैं, दूसरी जमीन दूसरा रकबा भी इस तरह से पेमेंट लेके हड़प जाए, ये उनका काम। और सबसे एक अहम बात वो ये है, जो रकबा जहां पे पड़ा हुआ था वो कुड़ी के भाव था। इन्होंने मेन हाईवे से लेके वहां रकबे तक 40 फुट का जब रोड निकाला, अंदर जाके उसको डेवलप किया और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन की, रोड मुकम्मल किया, सेवरेज मुकम्मल किया और टीएमए के फीसेस भी अदा की। और उसके अलावा जो वापडा के बिल थे उसकी फाइल थी, सुई गैस की फाइल थी, सुई गैस के डिमांड नोटिस थे, वापडा के डिमांड नोटिस थे, वो सब उनको जब देखा कि ये सारा हो चुका है, अब वो उनकी नियत में फतूर ये आ गया, यार क्यों ना हम लोग बजाय कि ये थोड़ी सी पेमेंट लें, ये पूरी सोसाइटी ही वापस किस तरीके से, यानी टीएमए की जानिब से आपकी जितनी भी वाजिबात हैं और फाइल्स हैं वो आप क्लियर करवा चुके हैं? वो क्लियर करवा चुके हैं। सिर्फ इन्होंने रकबा उनके टीएम के नाम ट्रांसफर कराना था, जो ट्रांसफर अभी रकबा नहीं हुआ था, जिस वजह से टीएमए ने कहा हम आपको एक प्रॉपर एक एंट्री नंबर होता है वो आपको तब जारी करेंगे जब रकबा ट्रांसफर होगा। और वक्त एग्रीमेंट ये चीज लिखी गई कि मालकान अराजी टीएमए के नाम रकबा लगवा के टीएमए से अप्रूवल लेने दिलवाने के पाबंद हैं। उसके बावजूद वो लोग बजाय उस तरफ जाने के उल्टा रास्ता इख्तियार कर लिया कि ना ही टीएमए के नाम रकबा मुंतकिल करेंगे। जब रकबा मुंतकिल नहीं होगा टीएमए इनको एक नंबर अलॉट नहीं करेगा, जब नंबर ही अलॉट नहीं करेगा तो प्रॉपर ये डेवलपमेंट वहां नहीं कर सकेंगे। सिर्फ यही चीजें कितने % काम हो चुका है सोसाइटी पे और कितना बाकी है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये जो रकबा परचेज किया 3 साल के टाइम पे मालकान अराजी से, ठीक है, 25% डाउन पेमेंट की जो इस वक्त मैंने उनसे पोजीशन ली, ठीक है। फिर 50% मैंने उनको उस दरमियान में की, 1 साल के अंदर अंदर 50%। अच्छा, ये जो 50% जो मैंने उनको पेमेंट इस दरमियान में की, अच्छा ये बात मैं आपको वाज़े कह दूं कि ये तमाम तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी भी मैंने मालकान अराजी को ये रकम की अदायगी की है वो मैंने थ्रू चेक और पेड रखी है। ये अल्लाह की तरफ से मुझे बड़ा करम हुआ है कि मैंने थ्रू चेक, और ये किसी जगह पे ये इनकार ही नहीं है,
और इन्होंने मुझ पे झूठे दावे भी दायर किए हैं। अभी तो ये जो मेन मालिक अराजी था उसकी डेथ हुई है। डेथ होने के बाद 1 हफ्ते बाद मैं उनके घर गया हूँ अफसोस के लिए, और उनकी बेटी और उनकी बेवा, अभी तो वो 1.5 साल बाद जाके मालिक बने, है ना, विरासत हुई है। मेरा यहाँ पे डबल पॉजिटिव पॉइंट ये है, मेरी ईमानदारी यहाँ से शो होती है कि मैंने उनका हिस्सा जो बनता था विरासती तौर पे, बेटी को अलग चेक और उसकी बेवा को अलग चेक उनके अकाउंट में दिया, ये रिकॉर्ड है। और तमाम जो पेमेंट मेरी है रिकॉर्ड के मुताबिक पे ऑर्डर और चेक के जरिए हुई हुई है। अल्लाह का सबसे बड़ा करम ये है, मैं समझता हूँ कि ये लोगों के हलाल की कमाई थी जिसकी वजह से मेरी ये बचत होगी। अदरवाइज जितने ये लोग बददियानत और बेमान और ये मशहूर जो मुझे कहते हैं मशहूर जमाना फला फला, जो खुद जितने मशहूर जमाना और ये इस तरह के ये रिकॉर्ड किस्म के ये फ्रॉडिये और ये जो ब्लैक मेलर है ना, ये मुझे कब से यहाँ से किक आउट कर चुके हैं। सैफ साहब, प्राइम सिटी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन लेने के बाद FIRs हुई है या उससे पहले भी थी? देखिए, मैं अर्ज करता चलूं कि इनकी इस टाइम 45 ईयर एज प्लस है। जाम इस्लाम जो बिल्डर्स हैं और ऑनर प्राइम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के CEO हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 45 साल एज में कभी भी अपनी लाइफ में FIR नहीं हुई। ये हाउसिंग सोसाइटी लेने के बाद इन्हीं 2 सालों में 2021 और 22 में जितनी उन्होंने FIRs की भरमार की हैं तसव्वुर किया जा सकता है। और वो मुख्तलिफ लोगों से फिर वो डायरेक्ट 1-2 FIR में वो डायरेक्ट है और बाकी उन्होंने सिर्फ लोग इंगेज किए, लोगों को सिपारियां दे के यार इनके मुद्दई बनो और हम लोग आपको इतना पेड करते हैं, इतना पेड करते हैं। और अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं जितना भी हो कि इनको अदालत से इंसाफ लेके दिया, इंसाफ मिला। और इन जो FIRs थी, कुछ FIR दौरान तफ्तीश खारिज हुई और कुछ FIR जो है अदालतों में जाके खारिज हो गई। किसी भी FIR का चलान ट्रायल आज तक नहीं चला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये मुकदमात से फिलहाल बरी हैं, सिर्फ उसी एक की वजह से। अच्छा, वो जो आप लोगों ने जमीन ली है प्राइम सिटी हाउसिंग के नाम से, सोसाइटी बनाने के नाम से, उसके मालिकान की जानिब से अब असल प्रॉब्लम सामने आ रहा है या सिर्फ वही रिश्तेदारों की वजह से ही वो प्रॉब्लम है? जाम साहब, असल में पता क्या ये होता है कि माफियाज होते हैं हर सरकारी और गैर सरकारी इदारों में। माफियाज होते हैं, कुछ चंद परसेंट, यानी कि 5%, 10% माफियाज होते हैं। इसी तरह सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि हमारे कारोबारी लोगों में भी माफियाज हैं। ठीक है, लोग साथ जाते करते हैं, लोगों की हलाल की कमाई को हड़प करते हैं। जिंदगी में आपको माफियाज मिलेंगे। अच्छा, अब मेरे साथ क्यों ये इतना ज्यादा क्यों हुआ है? लोग कहते हैं यार तुम्हारे वो क्यों इतना ज्यादा क्यों हुए तुम्हारे मुखालिफ? असल में ये सारे माफियाज ना इकट्ठे हो गए। मैं नाम भी ले देता हूँ। सबसे पहले ये है कि अब मैं कहता हूँ, सबसे पहले मैं उसके फायदे बता दूं। ये जो शोबा वकालत है और ये शोबा सहाफत है, ये अल्लाह पाक ने अपने पैगंबरों को एजाज दिया। ये 2 ऐसे शोबे हैं कि ये इतने पाकीज़ा शोबे हैं कि अल्लाह ने सिर्फ पैगंबरों को ही एजाज दिया। और इनको जो चंद माफियाज हैं, इन्होंने इस शोबे को बदनाम करके रख दिया। पैगंबराना शोबा है, लेकिन अच्छा, उसके बाद जी कारोबारी भी जिस तरह हमारा शोबा है वो भी ऐसा है कि नाप तोल फलां कितनी हदीसें हैं कि किसी को जो है ना कुछ चीज कम नहीं दे रही। इसी तरह ये पुलिस माफिया है। देखें, पुलिस माफिया वर्दी जो उन्होंने पहन ली, वर्दी के नाम पे उन्होंने जो अब मेरे साथ जो ये जातियां हुई हैं, ये यानी कि ये हो गया माफिया हो गया। सबसे पहले पुलिस माफिया हो गया, सबसे पहला 99%। अब 2 दर्जन प्लस मुझ पे झूठी FIR हुई, 2 दर्जन प्लस, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम खारिज होगी बाद तफसील। और एक पे मैं चलाने को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि प्राइम सिटी हाउसिंग के नाम से जो एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है बहावलपुर में, उसके हवाले से और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, हुकाम वाला ने क्या नोटिस लिया और जो कानूनी काम है वो कहाँ तक पहुंचा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं बहावलपुर से। जाम असलम साहब और उनके साथ उनके लीगल एडवाइज़र मौजूद हैं, सैफुर रहमान साहब। जाम साहब, ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन लेने के बाद जो असल मालिकान हैं, उनके रिश्तेदारों की जानिब से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, उनको कोई सजा हुई? जी, असल में वो ये है कि वो हैं सियासी वकील। वो तकरीबन अरसा 22 साल से, बदकिस्मती से इसको कह सकते हैं कि 22 साल से वो जो हाई कोर्ट के सदर और जनरल सेक्रेटरी,
तकरीबन उन्हीं के ग्रुप से बनते हैं, तकरीबन 22 साल से। और उसके बाद सेशन कोर्ट भी सेम। और इस वक्त भी जो जब से मैंने 3 साल हो गए ये हर्डल आ रही है। हाई कोर्ट में अगर मेरा कोई मामला होता है तो हाई कोर्ट का सदर मेरे खिलाफ खड़ा होता है, तो और उसके जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ खड़ा, और जो सेशन कोर्ट में होता है तो फिर वहां पे इस जो है वो सेशन कोर्ट का सदर और जनरल सेक्रेटरी, बैक वाले जो पीछे जो ऑलरेडी वो सदर बन चुके हैं वो भी उनके साथ ठहरे होते हैं। साफ जाहिर है मैं एक लोकल बंदा हूँ, मेरा वकालत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कारोबारी बंदा हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मेरे खानदान में भी बहुत कम लोग हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके जो जुल्म और ज्यादती हुई इन पे जो तकरीबन 43 ऐसी कार्रवाइयां हैं जो वीडियो सबूत है। वीडियो पता है वीडियो सबूत जो हो वो तो 10 मिनट बाद कार्रवाई होती है, उस पे भी कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो सबूत पे भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। जिले इंतजामिया जो है, वजह क्या बताती है? जिले इंतजामिया वो बिल्कुल बेबस और खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसलिए वो कहते हैं जी वकील हैं जी, वो 10-20-30 वकील खड़े होके काले कोट पहन के वो आ जाते हैं, वो आगे। मैंने उसका हल निकाला। अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे कि मैंने अपना जो तारुफ कराया, मैं डेजर्ट से हूँ, डेजर्ट चुलिस्तान से। मैं अल्लाह ताला का मुझ पे बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि इस वक्त मैंने जितना बड़ा सफर करोड़ों में गया तो मैं 0 से स्टार्ट किया, यानी कि वालिद का साया भी सर तक ना था और 1 रुपए की विरासत नहीं मिली, ये रिकॉर्ड की बात है। अपनी तालीम से लेकर यहाँ तक मेरी एक हिस्ट्रिकल लाइफ है। अल्लाह ने मुझे जो है कि जो कुछ दिया मैं इस काबिल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने मेरी मेहनत में बरकत जो है ना वो ज़रबे लगा के दी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मेरी माँ की दुआ। दूसरी बात यह है कि मेरी जो ट्रेनिंग है मेरी एक वालदा ने की। ईमान देखें, आप खुद देख लें, एक जो वालदा है अपने बच्चों को क्या तरबियत कर सकती है? उसको फराड नहीं सिखा सकती, उसको धोखा नहीं सिखा सकती, उसको झूठ बोलना नहीं सिखा सकती। ऐसे बाप का फिर भी होता है कि बाप जो कहीं ना कहीं जगह पे वो। अच्छा वालदा ने मेरी तरबियत की, मेहनत मेरा और उनका फर्क यही है, मेरा और उनका फर्क यही है। अगर कहते हैं ना वकील लोग जो है ना, देखें जी वकीलों पे एतमाद नहीं। अच्छा अब देखा जाए चंद लोग हैं, चंद यही वकील, ये जो माफिया हैं जिनकी वजह से टोटल ये पूरे वकील जो वकला हजरात हैं इन पे कोई एतमाद नहीं करता। इनको कोई गाड़ी किराए पे नहीं देता, इनको कोई घर किराए पे नहीं देता, इनको कोई चीज, कोई लोग इनसे लेन देन नहीं करता। वजह क्या है? उसका हल मैंने निकाला। मैं अपने भांजे, रियल भांजे, मैं 4 अपने भांजे अपने एरिया से, जो मेरा बैक वाला एरिया है लियाकतपुर, उसमें से 2 मेरे रिश्तेदार हैं, 2 मेरे रियल भांजे, मैं वो लेके आया। वो तो जूनियर बच्चे थे, वो आए इनके मुकाबले में। जब वो आए ना, 1-1.5 साल मुझ पे कोई तकरीबन 2 दर्जन प्लस FIR हो चुकी थी। वो आए, जब मैंने उनको ट्रेनिंग दी, बताया कि भाई ये जाके जजेस साहबान से अपना ये एज लेते हैं, पर्सनल एज लेते हैं कि भाई हमारा पर्सनल मामला है। अगर वो झूठे भी हैं तो जजेस साहबान ने मेरी तरफ देखना है, उधर देखना है। उन्होंने कहना यार ये तो वकील हैं और सियासी वकील, मैं ये पहले भी इसको लगाया, वो हुआ, कोई मसला नहीं, यहाँ इसने क्या करना है? अगर इनके खिलाफ करेंगे, ये झूठे जो है, सुबह जाके स्ट्राइक करेंगे, हमारे इज्जत को मसला। इसलिए फिर मैंने 4 भांजे लेके अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया। मुझे मेरी सोच से ज्यादा रेस्क्यू किया। अगर आप यहाँ पे देख लें कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के टॉप के नामवर जो नाम रखने वाले वकील हैं, वो भी मैं यहाँ पे लेके आता, मुझे वो प्रोग्रेस वो लोग ना दे सकते जो इन्होंने दी। क्यों? कि इन्होंने पर्सनल लिया, जाके बताया हमारे मामू है, हमारे वालिद की जगह पे, और जो आज तक इनके साथ ज्यादती हुई है वो हो गई। जज साहब जाम साहब मैं सवाल करना चाहूंगी सैफ साहब से कि इतनी सारे सबूत होने के बावजूद लोकल, अगर आप लोगों को लोकल फॉर्म से नहीं मिल रहा इंसाफ, तो क्या आपने हाई फॉर्म से राब्ता किया है, GHQ वगैरह को खत लिखा, या चीफ जस्टिस साहब से कोई इंसाफ की अपील की हो आप लोगों ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वहां से रिलीफ खासकर फौजदारी केसेस में जब ना मिला ना, उसके बाद DPO से लेके IG पंजाब, उसके बाद वजीर आला पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब, कोर कमांडर बहावलपुर, GHQ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर, हाई कोर्ट लाहौर, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पे हमने एप्लीकेशन ना पहुंचाई हो। वहां हर जगह पे पहुंचाई है कि यहाँ ना इंसाफी हो रही है, जुल्म की इंतहा क्रॉस कर चुकी है। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे साथ साथ ऐड करता जाऊं। ये लास्ट टाइम का वक़ुआ है, FIR अभी नहीं हुई। FIR वो भी किस पे? जाम असलम पे। 16 जून की बात हो रही है।
16 जून को लोकल बार बहावलपुर बार एसोसिएशन बहावलपुर का सदर प्रेसिडेंट जो है और 3-4 उसके साथ वकला पुलिस के 2 डाले लेके हमारे घर पहुंचते हैं और आके वो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि जाम असलम का है। तो उनको बताया कि जाम असलम यहाँ पे नहीं है। तो उन शर पसंदों ने जो पुलिस को कहा कि यही हमारे मुलजिम है, इनको अरेस्ट करें, और वो वहां से अरेस्ट करके बड़े तशद्दुद के साथ घसीटते हुए मार के थाने ले गए। वहां से हमारे उस्ताद मोहतरम है मियां मोहम्मद तैयब जमीर खान साहब और हाई कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने प्रेशर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग इनको अरेस्ट करके आए हैं, किस बात में, किस कैपेसिटी में, कोई FIR की बात है? तब जाके पुलिस थाना बगदाद जदीद ने छोड़ा। और मैं यहाँ ये बात भी बताता चलूं कि RPO साहब के चीफ ऑफिसर हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डिवीजन के, वो मौसूफ वहां मौके पे आए और उन्होंने आके सारा वकूआ देखा और उन्होंने जाकर रिपोर्ट भी की RPO को, DPO को। उसके बावजूद जब DPO के पास एप्लीकेशन पहुंचती है और हमारी एक प्रेस रिलीज होती है हाई कोर्ट से कि वकला को रात को अरेस्ट करके वहां पे लेके गए हैं, जो इनके साथ ये नाइंसाफी तशद्दुद क्यों हुआ है। तो वो जैसे ही DPO को और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, रेगुलर इंक्वायरी करें और इसको जो है मुअत्तल किया जाता है, सस्पेंड मौके पे। ठीक 1 घंटे बाद हमारी बार के सेक्रेटरी और पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान सदूर और मौजूदा रजीम जो 2022 की है, कोई 18-19 लोग लेके DPO के पास पहुंचते हैं और उनको जाके थ्रेट करके धमकियां देके वो बंदा बहाल करवा के ले आते हैं। वहां का ये आलम चल रहा है। और सिर्फ उसकी वजह क्या है, उन्होंने मुझे एक बार नहीं 40 मरतबा मुख्तलिफ तरीके से PR से भी धमका के भी थ्रेट करके कहा कि इनके केसेस छोड़ दो। क्या मुखालिफ जमात का किसी खास सियासी जमात से कोई राब्ता है, वास्ता है, या सिर्फ वो जो 22 साल हैं उन्होंने दिए हैं, या सिर्फ उसी वजह से? उसका एक ये है, मैं आपको बताता हूँ मैडम, बात इसलिए है कि हर जगह पे प्रोफेशनल जेलसी होती है। देखिए मेरे साथ ये जो है ना रिश्तेदार, ये जो है ना माफिया जिस तरह कह रहा हूँ, ये रिश्तेदार जो होते हैं, वो बरादरी जो होती है वो भी प्रोफेशनल जेलसी रखती है किसी की तरक्की से। इसी तरह कारोबारी भी मामला जो होते हैं वो भी प्रोफेशनल जेलसी रखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं कि मैं एक छोटा सा मुजारा था, जमीन लोगों से, जिम्मेदारों से लेके हिस्से पे काश करता रहा। यानी कि मैंने एक डीलर से काम शुरू किया। डीलिंग से मैं अपना बिल्डर हूँ कि मैंने बहुत थोड़े से में मैंने 5-10% हिस्सा डाल के मैं यानी कि इसमें अब प्रॉपर्टी बेस में टाउन प्लानर में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 5-10% अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी, काबिलियत दी, जब मैंने 5-10% हिस्सा डाल के मैं टाउन प्लानर का हिस्सा बना, तो उस वक्त भी लोग मुझे मालिक कहते थे। 30% तक जब मैं गया तो उस वक्त भी लोग मुझे ही मालिक कहते थे। ठीक है, उसकी मेरी अल्लाह ताला ने मुझे वो दी। उसके बाद उन्हीं में जो मेरे पार्टनर थे, मैंने उनके साथ 13 साल काम किया, ईमानदारी से काम किया, उन्होंने भी मुझे जीरो कर दिया। उन्होंने एक सासी अंदाज में कि ये अगर बंदा चला गया हमारे साथ तो हमारा काम रुक जाएगा, तो उन्होंने मुझे जीरो किया। फिर 6 महीने तक मैं तकलीफ में उसमें था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक ने फिर दोबारा फिर मुझे हीरो बनाया। और ये लोग जो हैं, असल में मेरे साथ जो ज्यादातर मामला हैं, ये लोग मेरी प्रोफेशनल जो जेलसी है इसीलिए है कि मैं मुजारा था, जिम्मेदार बन गया। और जिम्मेदार में मैं वो बना, मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 5-5 ये पुराने जिम्मेदार मिलकर बनाते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय अल्लाह पाक का मैंने हर अपने प्रोजेक्ट में हिस्सा डाला। मेरे साथ 1% भी कोई पार्टनर नहीं है। और इसकी मेन रीजन यही है कि इन लोगों को यही तकलीफ जो थी कि ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा बिल्डर बन जाएगा, ये बैठ के ऐसे आइडियाज लगा के फलां करके, इन्होंने पीछे से इस तरह के पावर बन के ग्लूकोज की जिस तरह बोतलें होती हैं, इंजेक्शन ताकत के होते हैं, ये जो कारोबारी हासिदीन है, कारोबारी जो हासिदीन के अलावा मेरे रिश्तेदार हैं जो हासिद हैं, उन लोगों ने ये अराजी मालकान की शक्ल में फ्रंट पे यही लोग नजर आए और पीछे से इन्हीं लोगों की सपोर्ट रही। अब आप देख लें, पैनाफ्लेक्स बोर्ड बड़े बड़े वो शहरों में लगवा दिए, बड़े बड़े चौकों पे, मेन चौकों पे लगवा देंगे। उसमें तहरीर क्या है, मुश्तरी हुशारबाज फलां हाउसिंग स्कीम पे स्टे ऑर्डर मौजूद है, फलां कोर्ट से इधर इस तरह, और इससे कोई लेन देन नहीं करना, लेन देन करने वाले लोग खुद जिम्मेदार है। अब पता क्या, अगर ये इस तरह के पैनाफ्लेक्स बोर्ड लगते हैं तो इदारे लगवाते हैं। देखें, अब कमिश्नर साहब मौजूद बैठे हैं, DC साहब बैठे हैं, AC साहब, अच्छा नीचे पता क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा इदारा है, ये कौन सा गवर्नमेंट ने महकमा बना दिया है, क्या लिखा हुआ है, मुंजानिब मालकान अराजी।
कितनी बड़ी बदमाशी है। मैं कहता हूँ ये जुल्म, ये ज्यादती आज तक किसी के साथ नहीं हुई जो मेरे साथ हुई है। अब आप देख लें, दिन में पाकिस्तान के कोर्टों में हजारों स्टे ऑर्डर होते हैं, इस तरह के व्हाइट पेपर पे लिख के ना, किसी खंबे पे नहीं लगा हुआ कि फलां प्रॉपर्टी पे स्टे मौजूद है, मुझसे भी महंगी प्रॉपर्टी पे। ये जुल्म और ज्यादती सिर्फ मेरे साथ होनी थी। क्यों हुई? कि मैं मुसलसल इन स्ट्रेस में, इन FIR की वजह से परेशान, ये झूठी FIR जो थी, मैं स्ट्रेस की वजह से मैं जो कौमे में चला गया। मैं 2 महीने 24 दिन नीम बेहोशी में चला गया, मुझे दुनिया जहान की खबर। उसके बाद इन जालिमों ने क्या किया मेरे साथ, और कोई पीछे तो मेरी कमजोरी इनके हाथ में थी। मेरी कमजोरी जो देखे ना, कोई भी दुश्मन होता है, कोई भी मुखालिफ होता है ना, जब किसी के साथ लड़ता है ना, उसकी कमजोरी पहले पकड़ वो तो करके उसके बाद वो आगे अपना चलता है। मेरी कमजोरी ये थी, जैसे कि मैंने बताया, बाप का साया सर पे नहीं था। मेरा भाई बेचारा एक है, वो बेचारा दरवेश इंसान है, बहुत निहायत शरीफ इंसान है, उसको कारोबार का वो नहीं, हौर नहीं है। बच्चे मेरे, एक 3 साल का बेटा है, एक 7 साल का बेटा। ये मेरी कमजोरी थी कि इसको अगर हम झूठी FIR में, एक झूठी FIR में अरेस्ट करवा देंगे तो पीछे हम दर्जनों करवा देंगे, इसको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। अगर मरवा देंगे और उसके बाद इसका मुद्दा कोई नहीं बनेगा। यही कुछ इन्होंने किया। साहब, इतने सारे सबूत होने के बावजूद जब लोकल अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिला, आला हुकाम से आपने राब्ता किया, वहां से उम्मीद है कुछ इंसाफ की कि कब तक उस पे सुनवाई हो सकती है, कब तक इंसाफ मिल सकता है इन सब में? देखें, हर इंसान को एक उम्मीद होती है। जैसे मैं एक अंधेरे में जाम असलम साहब को मैंने उम्मीद दिलाई। मैंने कहा कि ये लोग कंटिन्यूसली रिजीम में प्रेसिडेंट बार चले और सेक्रेटरी सुदूर चले आ रहे हैं, और ये 2 माह इनके रह गए हैं। 2 मंथ बाद इनके मामलात, आपके हो सकता है कि इनके जाने के बाद कोई अच्छा इंसान आ जाए, क्योंकि जो मौजूदा प्रेसिडेंट बार दरिंदा शख्स था, वो, मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर मैंने वापडा के खिलाफ केस किया तो वो वापडा की तरफ से आके उसने वकालतनामा दे दिया, वकालत की आके, वकालतनामा भी नहीं दिया, विदाउट वकालतनामा आके जज को धमकी दी, थ्रेट किया इस बात के कि जनाब ये आर्डर इस तरह नहीं, इस तरह से करना है। इसी तरह से टीएम के अगेंस्ट मैंने एक कंटेम्प्ट मूव की, उसमें भी उसने आके बगैर वकालतनामे के 40 वकील लेके कोर्ट में पहुंच गया, खबरदार इसमें कोई ऐसा आर्डर पास किया तो वो जज साहबान डर के मारे सिर्फ पेशा पे पेशा डालते आ रहे हैं, कभी कोई फैसला करने में कि उनके अंदर सिक्कत ही पैदा नहीं है, सिक्कत के हम कोई फैसला कर सकें। अब आप लोग क्या चाहते हैं हुकाम वाला से? हम आला हुकाम से ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ ये दिलवाया जाए, जो एक झूठे मकार लोग एक कोट काला पहनकर और एक भेड़िए की शक्ल इख्तियार करके जो माशरे को खराब कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के घरों को बेघर कर दिया है, उनको इंसाफ ये दिलवाएं कि जो इन्होंने माफिया के साथ, अच्छा ये माफिया अकेला नहीं है, ये असल में इनके पीछे बिहाइंड जो बहावलपुर के स्ट्रेट और लोग हैं ना, बिल्डर्स, वो इन्वेस्टर हैं मेन, जो उनको रन आउट कर रहे हैं, चला रहे हैं। और वो सिर्फ इसी बात में उनको पता है कि हमें इन्वेस्ट हो रही है। अभी रिसेंटली हमारे मुखालफिन ने 2 गाड़ियां ली हैं, वो पैसा कहां से आया? सिर्फ इसी बात भी आया कि शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसकी सोसाइटी को आगे नहीं जाने देनी। अब वो, उनको ये नहीं पता कि सोसाइटी इसकी बाप की नहीं है, ये सोसाइटी आगे सेल आउट कर चुका है, सबको फाइलें दे चुका है, सबके मामलात कर चुका है और उनकी पेमेंट आपको दे चुका है। वो लोग घर बनाएंगे और वो बेघर होके बैठे हैं, कोई उनके पास सहारा नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं लाचार के, वो उनके पास वही सेविंग थी जो वो सेविंग घर सेल आउट करके वहां पे प्लाट लेके उन्होंने तामीरात करनी थी। तामीरात जब उन्होंने की, इन्होंने प्राइवेट मशीन लेके उसको भी डैमेज कर दिया। जैसे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की तो वो कार्रवाई भी उन्होंने नहीं होने दी। उसका नतीजा जो मॉरल है वो ये है वहां वो लोग जो पीछे इन्वेस्टर और ठहरा के वकला को इस्तेमाल करके हमें आपस में लड़वा के यहाँ उस चीज को खत्म किया जाए। और ये जो हाउसिंग सोसाइटी 3 साल कबल शुरू हुई थी और शुरू होने के साथ ही इसको जो जितनी भी हर्डल पेश आ रही हैं कानूनी तौर पे, लोकल जो अदालतें हैं वो इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी हैं सियासत की वजह से और कुछ वकला हजरात के दबाव की वजह से। हमारी NNews HD के प्लेटफॉर्म से भी यही अपील है हुकाम बाला से कि इंसाफ दिया जाए जितने भी कारोबारी हजरात हैं, क्योंकि अगर ये कारोबारी हजरात किसी भी मुश्किलात
की वजह से अपने कारोबार बंद करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेज़बान फरहाना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।